वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने मार्केट स्टार्ट किया था, हम मार्केट में हैं और मार्केट्स में हमने देखा कल। फटाफट रिवीजन करके आगे बढ़ते, ठीक है? सब लोग ध्यान दे रहे हैं? चलो स्क्रीन की तरफ देखिए। आपके पास सबसे पहले रेवेन्यू एंड बिहेवियर प्रिंसिपल। रेवेन्यू में तीन टाइप के रेवेन्यू हमने कवर किए थे: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर आप थोड़ा इसको मॉडिफाई करोगे तो P इज इक्वल टू क्या बनेगा? नहीं नहीं, P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा इधर? टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। टी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, करेक्ट? एवरेज रेवेन्यू का भी तो वही फॉर्मूला है। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो पूरे चैप्टर में जहां कहीं पर भी आपको प्राइस ढूंढना है, आप कौन से कर्व को ढूंढोगे? एवरेज रेवेन्यू कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व। नेक्स्ट विल बी marginal revenue of nth unit is equal to marginal revenue is of nth unit is equal to total revenue of n minus total revenue of n minus 1 या फिर डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये पूरे सिलेबस में सब जगह एप्लीकेबल है अगर आप थोड़ा अच्छे से सोचोगे तो। टी एम यू, उसके बाद एम पी, उसके बाद एम सी और उसके बाद एम आर, चारों जगह एप्लीकेबल है ये लॉजिक। बराबर है कि नहीं? जो अपन अभी बात कर रहे हैं टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस वन, वो एम यू के वक्त क्या था? एम टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन था, याद है? तो आई एम सेइंग कि ये चारों जगह एप्लीकेबल है। कौन से चार जगह? टी यू, एम यू, एम आर, टी आर, एम सी, टी सी एंड एम पी एंड टी पी, करेक्ट? ओके। बिहेवियरल प्रिंसिपल दो है हमारे पास। बिहेवियरल प्रिंसिपल वन बोलता है फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, मतलब धंधा बंद नहीं करना है, प्रोडक्शन बंद करना है। ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? और याद रखिए एक बात, बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है कि शॉर्ट रन में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है, बट लॉन्ग रन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? सब फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सब फैक्टर्स लॉन्ग रन में वेरिएबल होते हैं, तो फिक्स कॉस्ट क्यों इनकर होगा ना? इफ ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल यू विल इनकर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बट शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए आपके पास दोनों कॉस्ट होते हैं। आर यू क्लियर? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? शॉर्ट रन के लिए। और ये बोलता है फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, मतलब प्रोडक्शन बंद कर दो इफ टी आर इज नॉट इक्वल टू टीवीसी, टी आर इज लेस देन टीवीसी या इक्वल टू टीवीसी, तब भी प्रोडक्शन आपने क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। शटडाउन पॉइंट कहां पर है? व्हेन टी आर इज इक्वल टू टीवीसी। एंड दूसरा बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलता है इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज द आउटपुट इफ एम आर इज ग्रेटर देन एम सी अंटिल, कब तक प्रोडक्शन बढ़ाते जाना है? एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व कट्स द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तब तक। तो ये जो नीचे की दो कंडीशन अपन ने पढ़े अभी, वो एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कर्व कट्स एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, उसको अपन ने दो नाम दिए थे। एक बोला था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, बोलो एक बार, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, या फिर उसको बोला था इक्विलिब्रियम के कंडीशन। कौन से मार्केट के लिए ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है? ऑल मार्केट के लिए। किसके लिए बोलो? ऑल मार्केट के लिए, ठीक है? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन एरिया। अपन ने बात किया सबसे छोटा लोकल, फिर रीजनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। अकॉर्डिंग टू टाइम बाय अल्फ्रेड मार्शल अगर बोले जाए तो वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन का नाम मार्केट पीरियड, वेरी लॉन्ग रन का नाम सेक्युलर पीरियड। शॉर्ट रन किसको बोलेंगे? जहां चारों फैक्टर्स वेरिएबल नहीं है। लॉन्ग रन बोलेंगे जहां चारों फैक्टर्स वेरिएबल है, करेक्ट? एटलीस्ट एक फिक्स्ड है, दो फिक्स्ड है, तीन फिक्स्ड है, तो ये सब शॉर्ट रन है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बात करेंगे तो दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक स्पॉट और एक फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन की बात करेंगे तो देयर कैन बी टू, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड। मतलब किसको गवर्न अगर कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अनरेगुलेटेड मार्केट है। देन वॉल्यूम के मुताबिक होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट है। एंड लास्टली कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव, जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर आता है तीन मार्केट: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, करेक्ट? सबसे पहले बात करेंगे
कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? बायर का बिहेवियर डिमांड शेड्यूल, सेलर्स का बिहेवियर सप्लाई शेड्यूल। ये इंडस्ट्री है या फर्म है? वेरी गुड, इंडस्ट्री है। और जहां पे इंडस्ट्री के बायर्स एंड सेलर्स का बिहेवियर मैच होता है वहां पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर बायर एंड सेलर्स का बिहेवियर कहां मैच हुआ? 2 पे। प्राइस ऑफ 2, क्वांटिटी कितना? 7। बाय कितने करने के लिए रेडी लोग? 7। सेल करने के लिए रेडी है 7। प्राइस कितना? 2। तो फिर 2 प्राइस पे दोनों जन राजी हो जाएंगे। दोनों जन मतलब कौन? बायर्स एज वेल एज सेलर्स। तो ये डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करेंगे तो डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मैच हुआ। ये 2 रुपए का दाम और 7 का क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, 2 के प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। याद आया? अगर मैं फोर्सफुली इस प्राइस को थोड़ा सा कम पे रखूं तो क्या होगा? अगर मैं फोर्सफुली इस प्राइस को थोड़ा कम पे रखूं तो क्या होगा? कूलिंग नहीं हो रहा है कुछ भी ना? नहीं, सेटिंग चेंज है। फैन फुल है। दुआओं में बहुत पावर रहती रे। नहीं नहीं दुआ, चलो कोई नहीं। तो अगर मैं फोर्सफुली प्राइस को 2 से कम में रखूं, लाइट से 1.5 पे रखूं तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो वापस प्राइस 2 पे आ जाएगा। अगर फोर्सफुली मैंने दाम को रखा 1.5 तो देखो सप्लाई कम हो गया, डिमांड देखो बढ़ गया। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई से प्राइस वापस घूमकर 2 पे आ जाएगा। सेम लाइक दिस, अगर मैं प्राइस जबरदस्ती 3 पे रखूं तो डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, फिर प्राइस घूमकर 2 पे आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। क्या बुलाते हैं इसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये इंडस्ट्री का डिमांड सप्लाई, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम ने आपको प्राइस दिया। आप एक फर्म हो, आप एक प्राइस टेकर हो, ना कि प्राइस मेकर हो। और आपने इंडस्ट्री से प्राइस लिया और उस प्राइस पे मैंने क्या किया? ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी बुलाया। कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपको। और ये एक आपका एमसी कवच जो एमआर को 2 जगह कट कर रहा है, एक एफ और एक ई। इक्विलिब्रियम आता है जहां पे वो नीचे से कट कर रहा है, मतलब ई पर आता है। ई पर जो इक्विलिब्रियम आया वहां पर फर्म क्या डिसाइड कर रहा है? खुद का क्वांटिटी डिसाइड कर रहा है। जो इंडस्ट्री ने गिवन प्राइस था उस प्राइस पे आप कितना क्वांटिटी बेचोगे वो फर्म ने डिसाइड किया। सपोज मैं एक फर्म हूं, हम सब इंडस्ट्री है, बराबर? ये बायर्स, हम सेलर्स। अब मैं एक फर्म हूं, तो मैंने अपना प्राइस कहां से लिया? पूरे इंडस्ट्री से लिया। और उस प्राइस पर मैं कितना क्वांटिटी बेचूं मुझे नहीं मालूम, तो मैंने एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कव कट्स एम आर कव फ्रॉम बिलो का लॉजिक लगाया। समझे? नेक्स्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तीनों मार्केट में पोजीशन पॉसिबल है। लॉस हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। ध्यान से समझिए बात को, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपने एक नाम सुना है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट? इस मार्केट में होता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट? आर यू श्योर? होता है। याद रखिए अभी एक बात, ये फ्री एंट्री फ्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। टेक्निकल रीजन उसके पीछे ये है कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको चारों फैक्टर्स की जरूरत गिरेगी। अगर आप एग्जिट कर लोगे तो किसी और को आप चारों फैक्टर्स अवेलेबल करके दे रहे हो। ये दोनों कंडीशंस कहां एप्लीकेबल है? लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट भले ही इस मार्केट का फीचर है, बट फिर भी शॉर्ट रन में नहीं पॉसिबल है, लॉन्ग रन में पॉसिबल है। आर यू क्लियर? नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज लॉस प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है? वेरी सिंपल लॉजिक, आई विल एक्सप्लेन यू।
देखिए सबसे पहले मुझे बताइए ये किसने दिया? इंडस्ट्री ने दिया। तो कैन यू इमेजिन कि इस डायग्राम के लेफ्ट साइड एक इमेजिनरी डायग्राम है आपके दिमाग में? किसका? इंडस्ट्री का। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई का अपवर्ड राइजिंग है, प्राइस फिक्स हो गया और इस फर्म ने उसको अडेप्ट कर लिया, बराबर। अब इस फर्म ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ये फर्म का एमसी कव है। इस एमसी कव को यू शेप ड्रॉ करना है तो अपन ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। डू यू एग्री? दिस इज ऑल्सो यू शेप। ओके, नाउ ऐसे कितने सिचुएशंस पॉसिबल है? 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। तो आईपैड की शक्तियों का उपयोग करेंगे अपन। 3, बराबर। अब बोलिए, अगर मैं फर्म हूं तो मेरा एटीसी ऐसा आ सकता है। व्हाट इज दिस? एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट। मुझे एक बात बताइए, एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप है, ये किसने बोला आपको? स्कैन डायग्राम ने बोला। उसी स्कैन डायग्राम का एक फीचर याद है कि एमसी कर्व कट्स द एटीसी फ्रॉम बिलो एट एटीसी मिनिमम। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, लोएस्ट पॉइंट है वो बस। उसका कोई नाम है क्या? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते, सिंपल। नाउ टेल मी, इधर इक्विलिब्रियम कहाँ आया? जहां एमसी ने इस एमआर को ऐसे कट किया है, वो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है आपको वहां पर। क्योंकि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी की लाइन है, करेक्ट। तो फिर कैन वी से इधर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? एज अ फर्म हम उतना क्वांटिटी बेचने वाले हैं, करेक्ट। अब मुझे एक बात बोलो कि प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड होता है? सिंपल, 2 चीजें कंपेयर करना है हर बार। एवरेज रेवेन्यू विथ एवरेज टोटल कॉस्ट। रिपीट, एवरेज रेवेन्यू विथ एवरेज टोटल कॉस्ट, इतना ही ध्यान देना है, बाकी पूरा डायग्राम गया तेल लेने, ठीक है। अब मेरा रेवेन्यू कहाँ दिख रहा है? ऊपर है, आपको पता ही है ना। ये लाइन को क्या बोलते हैं अपन? P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू अगर बोलते ना, तो फिर ये पोर्शन इधर तक क्या दिखा रहा है मुझे? ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है बोलो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि मेरा एवरेज रेवेन्यू ऊपर है और मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट नीचे है, करेक्ट। अगर मेरा एटीसी ऐसा आ जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मगर नॉर्मल प्रॉफिट है वो, क्योंकि क्यों बोलो? उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया। जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हो ना दोस्तों, तो उसमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है। विच इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एंटरप्रेन्योर। उसका कॉस्ट? प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। उसका कॉस्ट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आर यू जेपिंग? समझा सबको? तो फिर आपके एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या आ गया? एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्या आपका रेवेन्यू उसको भी कवर कर रहा है? यस। तो यहां पर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इधर ही है और ये पॉइंट पे आपको मिल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। अगर आपका एटीसी ऊपर आ जाए तो राइट। अब बोलो मुझे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई मैंने इधर रखना चाहिए या ऊपर? मैं कितनी बार बोलूं कि उस पॉइंट को कुछ नहीं बोलते? एमसी ने एटीसी को मिनिमम पे कट किया, उस पॉइंट को कुछ भी नहीं बोलते, तो आप इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हो उसको? इक्विलिब्रियम सिर्फ एमसी इज इक्वल टू एमआर, एमसी कव कट्स एमआर कव फ्रॉम बिलो पे आता है। आर यू क्लियर? तो फिर यहां से हम इधर तक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पोर्शन मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरा टोटल कॉस्ट ऊपर है और मेरा रेवेन्यू नीचे है, मतलब ये बन गया मेरे लिए लॉसेस। तो शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है, ओके। क्यों तीनों केसेस पॉसिबल है? अगर एक फर्म शॉर्ट रन में लॉसेस इनकर कर रहा है
तो भी वो फर्म छोड़ नहीं सकता इंडस्ट्री को। क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि शॉर्ट रन है। करेक्ट। अगर कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेट्स से हम लोग सेलर्स है और हम सब सुपर नॉर्मल अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, या मेरी फर्म अर्न कर रही है शॉर्ट रन में, ठीक है, ये बाहर वाला बंदा है, वो बाहर वाला बंदा है, ये देख रहे कि मैं कितना तोड़ कमा रहा हूं, ये लोग क्या करेंगे? देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, जलते रहो। शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं भाई अपन, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं तोड़ कमा रहा हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ, हम सब सेलर हैं। ये डायग्राम मेरा है, ठीक है। इस डायग्राम को देख रहे हैं ये लोग, मेरे धंधे को देख रहे हैं, वो मेरा धंधे को देख रहा है, बोल रहा है क्या कमा रहा है भाई, इसके जैसा ही डालना है धंधा, डालो। बट डालने के लिए आपको लगेंगे चारों फैक्टर्स। शॉर्ट रन में आ पाएंगे ये लोग? नहीं आ पाएंगे। तो देखते रहो, जलते रहो। कुछ कर पाएंगे क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब शॉर्ट रन में एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, लॉसेस भी पॉसिबल है। लॉसेस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ नो एग्जिट, एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नो एंट्री इन द शॉर्ट रन। करेक्ट। एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो नॉर्मल सिनेरियो है, ये तो होने ही वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि फर्म्स को होता है नॉर्मल प्रॉफिट। बट कभी कोई फर्म मेरी जैसी है जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी है, या उसने कुछ एकदम अच्छा, कुछ इनोवेटिव कुछ कर दिया जिसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है वो कम है, मगर इंडस्ट्री ने दिया हुआ प्राइस ज्यादा है, तो फिर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और उसको देखकर ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, राइट। बट इमेजिन कीजिए कि लॉन्ग रन में क्या होगा। क्या लॉन्ग रन में लॉसेस होंगे? नहीं होंगे। लॉसेस होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे लॉसेस? अगर मेरी फर्म को लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, मैं ट्राई करूंगा एग्जिट होने का, बट हो नहीं पाऊंगा। बट लॉन्ग रन में तो मैं हो जाऊंगा ना एग्जिट। समझे? क्या लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मुझे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? ये लोग देख रहे थे, जल रहे थे। अब लॉन्ग रन है तो आगे चारों फैक्टर्स अवेलेबल है क्या इनके पास? यस। मेरी जैसा ही धंधा डालेंगे, मेरी जैसा ही टेक्नोलॉजी डालेंगे, और इमेजिन कीजिए क्या होगा। यहां पर इंडस्ट्री है और ये मेरा फर्म है। करेक्ट। तो इंडस्ट्री का ये डिमांड कर्व था, इंडस्ट्री का ये सप्लाई कर्व था। इंडस्ट्री ने ये इक्विलिब्रियम डिसाइड किया था, और मैंने एज अ फर्म इस प्राइस को अडेप्ट किया। ये P इज इक्वल टू AR, P1 इज इक्वल टू AR1 इज इक्वल टू MR1 इज इक्वल टू D1 है। ठीक है एवरीवन? नाउ ये मेरा MC कर्व है, इसको मैं SMC बुलाऊंगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। और मेरा ATC जो है वो नीचे रहेगा, SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। क्या नजर आ रहा है आपको? कॉस्ट नीचे, आपका रेवेन्यू ऊपर। क्या है ये? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा रन था अभी तक? शॉर्ट रन था। अब सुनिए, ये सब देखकर ये लोग फॉर्म में आ गए, बोले इसके जैसा धंधा डालना है। राइट। मतलब मार्केट में और ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं। अगर सेलर्स और बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ने से डिमांड बढ़ता है या सप्लाई बढ़ता है, या दोनों बढ़ता है? करेक्ट, सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपको पता है। तो ज्यादा प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा। तो सप्लाई कर्व धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इमेजिन करो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। मैं अभी फाइनली कहां पर शिफ्ट हो रहा है वो ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर शिफ्ट हो चुका है, यहां पे आके रुक चुका है। ठीक है। बट वो सडनली इधर से उधर गया क्या? धीरे 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 गया, क्योंकि ये आया, फिर वो आया, फिर वो आया। करेक्ट। तो ये सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम मेरा E1 की जगह अभी E2 है। करेक्ट। और उस पर मेरे इंडस्ट्री ने ये प्राइस डिसाइड किया। तो ये प्राइस क्या हुआ? मेरी फर्म ने एडप्ट कर लिया। इसको बुलाएंगे P2, AR2,
MR2, ओके, ऑल ऑफ यू। और ये मेरा SMC2 है, करेक्ट। और ये मेरा SAC2 दिख रहा है मुझे, नॉर्मल प्रॉफिट। मगर इमेजिन कीजिए कि ये सप्लाई कर्व धीरे 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 जा रहा था, तो तब ये लाइन धीरे धीरे नीचे आ रही थी, तब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट धीरे 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 कम होके क्या बन गया, अभी फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। मतलब इनको तब तक चेन नहीं आएगा जब तक ये मेरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को नॉर्मल पे ला लेंगे, तब तक ये लोग एंट्री करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, बराबर है ना। कोई फील्ड में बहुत जबरदस्त कमा रहा है तो दूसरे क्या करते, एंटर करते रहते एंटर करते रहते एंटर करते रहते, फिर उस फील्ड का कचरा हो जाता, बराबर है कि नहीं। उसको बोलते हैं अपने सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक्स की भाषा में मैच्योरिटी फेज। इंडस्ट्री का क्या आ चुका है, मैच्योरिटी फेज आ चुका है, समझे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सब शॉर्ट रन बताया आपने, फिर लॉन्ग रन कहाँ है ये। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शॉर्ट रन गिव्स यू लॉन्ग रन। तो ये मेरा LAC कर्व है, जो मेरे SAC को ज्वाइन करके आ रहा है वो मेरा LAC है, और ये मेरा LMC है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, समझे क्या। और वहां पर ये सब जुड़ रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम वी कैन से SAC2 is equal to SMC2 is equal to LAC is equal to LMC is equal to P2 is equal to AR2 is equal to MR2 is equal to D2। सब एक हो गया, उधर सब जाके भिड़ गए, सब एक हो गया। फाइनली मुझे लॉन्ग रन में क्या नजर आ रहा है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट वाई अ फर्म कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, फ्री एंट्री। वाई अ फर्म कैन नॉट बी इन लॉसेस, फ्री एग्जिट। समझ गए, मत ड्रॉ करो ये, डोंट वरी। मुझे क्लास के बाद याद दिला दो, आज याद दिला दो, मैं शेयर कर दूंगा। वो क्या होता है, मैं हर बार पैकअप करके निकल जाता हूँ, ना आप याद दिलाते हो ना मैं याद रहता है। आप बोल दो, मैं शेयर कर दूंगा, आज याद दिला दो, ठीक है। देखो ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। मैंने ये डायग्राम थोड़ा सिंपल वर्जन में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन में, इनफैक्ट एक सेंटेंस याद रखो, शॉर्ट रन में कोई भी मार्केट हो, तीनों सिनेरियो पॉसिबल है, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट लॉन्ग रन में क्या होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मार्केट, मोनोपोली। मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर। सिंगल सेलर वाले मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली, राइट। फीचर्स देख लो, मेनी बायर्स, वन सिंगल सेलर, absence ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट अलाउड है बट क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं चाहिए। जैसे कि यू कैन से कुरियर एंड पोस्ट, क्या बन गया, क्लोज सब्सटीट्यूट। फिर से सब्सटीट्यूट है बट क्लोज नहीं है, इसका एग्जांपल क्या रह सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, एयरवे, वाटरवे, रोडवे, रेलवे। क्या ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, हाँ। क्या ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। कॉस्ट से लेके, टाइम से लेके, एक्सपीरियंस सब चेंज होता है जब आप आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करते हो, समझे क्या। नेक्स्ट इज बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री वेरियस रीजंस की वजह से हो सकता है, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल है सिर्फ इसी मार्केट में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना। सपोज ये एक मार्केट है, ये मार्केट बी है, अपने एग्जांपल के हिसाब से ये पेट एरिया और ये कोरेगांव पार्क मॉडल कॉलोनी ऐसा एरिया है, राइट। तो बड़े लोग और ये नॉर्मल लोग है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर मुझे एज अ सेलर, मोनोपोली सेलर, मुझे अगर इनके बीच में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो नंबर वन चीज होनी चाहिए इम्परफेक्ट नॉलेज। इधर के लोगों को इधर नहीं पता होना क्या चल रहा है, इधर के लोगों को उधर क्या हो रहा है पता नहीं चलना चाहिए,
दूसरा डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, ये शुक्रवार पेटे और अगला जो है वो रविवार पेटे। मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? दोनों जगह नॉलेज नहीं, नॉलेज छोड़ दो, दोनों में इलास्टिसिटी सेम है। मतलब दोनों जगह प्राइस बढ़ाने से डिमांड तुरंत कम हो जाएगा, मैं प्राइस कहाँ बढ़ाऊँ? नहीं बढ़ा सकता हूँ मैं, समझा? एंड नो रीसेल पॉसिबल, ऐसा भी एक कंडीशन है। अदरवाइज ऐसा होगा कि मैं पेट एरिया में सस्ते में बेच रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी या केपी में मैं महंगे में बेच रहा हूँ, ये लोग मेरे से पेट एरिया से खरीदेंगे और मेरे ही शोरूम के बाहर पुनेरी स्टाइल में एक टेबल डालेंगे और मेरा ही प्रोडक्ट बेचेंगे, मस्त एक फ्लेक्स लगा के, राइट? कि भाई सामने वाला चीज हमारे पास सस्ते में मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चितले बंधु और मेरा भाकरवाड़ी का सपोज मोनोपोली है, मेरा स्टोर पेट एरिया में भी है और कोरेगांव पार्क में भी है। कोरेगांव पार्क में भाकरवाड़ी में 300 रुपये में बेचता हूँ, पेट एरिया में 230 में, राइट? सपोज ऐसा हुआ तो यहाँ के पेट एरिया से लोग खरीदेंगे 230 में और मेरे ही शोरूम के बाहर 280 में बेचेंगे और बोर्ड लगाएंगे, मस्त अच्छा सा फ्लेक्स लगाएंगे, एक समोरची चित्रणींची भाकरवाड़ी 280 रुपये। पॉसिबल रह सकता है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ नहीं हो सकता है? एयरपोर्ट्स पे नहीं हो सकता है। एयरपोर्ट पे नो रीसेल पॉसिबल, बराबर है कि नहीं? एयरपोर्ट पे इम्परफेक्ट नॉलेज रहने दो, जो भी रहने दो, है ना, वो जो भी है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट रीसेल पॉसिबल नहीं है। इलास्टिसिटीज अलग अलग है क्योंकि एयर ट्रेवल जो करता है वो जनरली अमीर माना जाता है, राइट? है कि नहीं? तो तो अमीर है तो फिर इतना तो दे ही सकता है, ऐसा होता है। डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मोनोपोली देखो। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में सबसे अच्छा एक बात सुनो, मोनोपोली में हर बार प्राइस डिस्क्रिमिनेट होना जरूरी नहीं है। सबसे मेन कंडीशन थी डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, इसको डबल अंडरलाइन कर लो चाहिए तो। ये सबसे मेन कंडीशन है। अगर मेरे दो मार्केट से मेरा मोनोपोली है बट दोनों में इलास्टिसिटी सेम है तो मैं प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूं, ठीक है? हर बार प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने से ही मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मार्केट है मॉडल कॉलोनी, दूसरा मार्केट है कोरेगांव पार्क, दोनों जगह रिच क्लास लोग रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो या कम कर रहा हूं, तो मैं इधर कम चार्ज करूं उधर ज्यादा चार्ज करूं, ऐसा क्यों करूं? दोनों जगह मैं 300 रुपये में भाकरवाड़ी बेचूंगा और ये लोग थैंक यू बोल के खरीद के ले जाएंगे, सिंपल है। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का लॉजिक। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल तभी रहता है जब दोनों मार्केट में इलास्टिसिटीज अलग है, तब मेरा प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करो। अंडरस्टूड? मोनोपोली में पहला टाइप आता है प्योर मोनोपोली, जहां पे एक सिंगल फर्म है, सच में वो उसको बोलते हैं प्योर मोनोपोली, जैसे कि इंडियन रेलवेज, आरबीआई। मगर आरबीआई क्या है? गवर्निंग अथॉरिटी। एक्चुअली बिजनेस के एंगल से बात करूं तो इंडियन रेलवेज, इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है दूर दूर तक, तो ये बन गया सिंगल सेलर, मतलब प्योर मोनोपोली। इम्परफेक्ट मोनोपोली किसको बोलेंगे? जहां पे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट समझे क्या? बोलने के लिए मोनोपोली है बट वो इम्परफेक्ट मोनोपोली है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट मोनोपोली, जहां पे ओनरशिप ऑफ मोनोपोली इज इन प्राइवेट हैंड्स, उसको बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली। जैसे फॉर एग्जांपल अदानी, अंबानी, टाटाज इतने बड़े वॉल्यूम में बन चुके हैं कि इनके सामने अपने जैसे लोग टिक नहीं पाएंगे, तो ये बन जाता है प्राइवेट मोनोपोली। उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा है कि अपन मैच नहीं कर सकते। वो क्या करते, वो तो एक मतलब अनरियलिस्टिक वाली बात हो गई, मतलब कुछ भी कर सकते हो। मोनोपोली मैं आपको बताऊं क्या? मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस क्या करता है? कोई भी सेक्टर में घुसता है, पहले उस सेक्टर के प्लेयर्स को खत्म करता है, फिर राज करता है। ये करने के लिए उनके पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना, इसको बोलते हैं कैश बर्निंग स्ट्रेटेजी। और वो कैश बर्निंग स्ट्रेटेजी ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स ही कर सकते हैं, अमेजॉन, रिलायंस। अमेजॉन का मेन बिजनेस तुम्हारा ये जो पोर्टल है ये नहीं है, ये उनके ऊपर के राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस से भी मैच नहीं करता है, जिनको तुम मेन बिजनेस समझ रहे हैं।
इनका मेन बिजनेस है इनके एआई टूल्स जो लोग ये यूज कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट्स वगैरह बनते हैं, इनके बैकएंड के स्टोरेजेस सपोर्ट जो मिलते हैं ना, स्टोर। ऐड नहीं, मतलब मेरा मेरा वेबसाइट है तो मेरा वेब कहीं तो लिस्ट हो रहा है ना, तो अमेजोन स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उसका। ये सबसे वेब लिस्टिंग सर्विसेज बोलते हैं इसको। ये सबसे मेन बिजनेस है उनका, डेटा स्टोर क्लाउड वगैरह बिजनेस, ये उनका मेन बिजनेस है। ठीक है। प्राइवेट मोनोपोली इसको बोलते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ये मैच कर, मतलब छोटे प्लेयर इनको मैच नहीं कर सकते, तो इनका मोनोपोली होता है। अपन आगे देखेंगे हाउ मोनोपोली अराइजेस, तो उसमें तुम सीखोगे कि मोनोपोली कैसे बनती है। पब्लिक मोनोपोली किसको बोलते हैं? हाँ, लॉजिकली स्पीकिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर गवर्नमेंट शुड डू दैट, बट गवर्नमेंट क्या करता है रियल में तो आपने को भी पता है, राइट? अरे मुझे बताओ, जियो आके आइडिया वोडाफोन एयरटेल सबको बैंड बजा रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। अरे मतलब अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तुम फ्री में दे रहे हो भाई, ठीक है, डेटा तुम फ्री में दे रहे हो, सब कुछ फ्री में दे रहे हो, बट ऐसा नहीं है ना कि तुम मतलब वो आइडिया वाइडिया या एयरटेल वाले लोग जहाँ 300 रुपया पर मंथ 1 GB देते थे, ये लोग पर डे 1 GB फ्री में दे रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और मुझे बताओ, क्या रिलायंस को ये डेटा फ्री में आ रहा है क्या? मगर रिलायंस फ्री में दे रहा है, तो ये गलत है ना? करेक्ट है कि नहीं? फिर पब्लिक मोनोपोली, ध्यान दो, पब्लिक मोनोपोली उसको बोलते हैं जहां पे ओनरशिप जो है वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि एलआईसी नहीं है ओनरशिप, अभी प्राइवेट ये नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोली नहीं है उनका। रेलवे है, ऑटोमिक एनर्जी है, मगर इंश्योरेंस में नहीं है। नहीं, तुम एलआईसी बोले ना अभी। हाँ हाँ, बहुत टाइम हो गया उसको, 1991 के पहले था वो। ठीक है। तो पब्लिक मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप। लीगल मोनोपोली मतलब अगर बैरियर टू एंट्री बाय लॉ है, ये जो पढ़ा ना तुम, बैरियर टू एंट्री, इट कैन बी इधर बाय लॉ और इट कैन बी बाय नेचर, लिख दो उधर। इट कैन बी बाय लॉ और इट कैन बी बाय नेचर। अगर लॉ रुकाता है तुम्हें एंटर करने के लिए तो उसे लीगल मोनोपोली बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं रेलवे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे बोलेगा भाई अलाउड नहीं है, लॉ मुझे रोकेगा, करेक्ट? बट कभी कभी नेचर मुझे रोकता है, तो उसे बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर नेचुरल रिजर्वायर्स किसी कंट्री के पास है और किसी और कंट्री के पास नहीं है, पेट्रोलियम ओपेक के पास है, ओपेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, बट यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पावर, नॉट मोनोपोली। दो इट्स नॉट मोनोपोली बट इट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल पावर, करेक्ट? आज इंडिया के कितने भी अपन रिजर्वायर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑयल रिजर्वायर्स अपने पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेचर अपने को स्टॉप कर रहा है फ्रॉम दिस बिजनेस। इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। कोई और, मतलब मेरे देश के पास एल्यूमिनियम रिजर्वायर्स है, आपके किसी के पास नहीं है, तो मेरे देश का ये मोनोपोली को क्या कहलाओगे आप? नेचुरल मोनोपोली। समझे? सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जब एक मोनोपोली होल्डर सभी मार्केट में सेम प्राइस चार्ज करता है, वो हाई हो या लो हो, अगर सेम प्राइस चार्ज करता है उसे बोलते हैं सिंपली या सिंपल मोनोपोली। और अगर एक मोनोपोली होल्डर अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, कस्टमर टू कस्टमर अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। आर यू क्लियर? अब बात करते हैं मेनली इनके इक्विलिब्रियम के बारे में। तो शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है, लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, कोई भी मार्केट हो ये तीनों सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है। अब इसका डायग्राम ऐसा क्यों आ रहा है वो समझते हैं। अगर बात करेंगे मोनोपोली के बारे में, प्राइस क्वांटिटी,
ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी। आपके मोनोपोली में ये आपका ए आर इज इक्वल टू डी होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व। क्यों? Why the demand curve is like this? It simply means मोनोपोली है सपोज मेरा, चलो एग्जांपल सेम रखते हैं, मैं चितले बंधु, मेरा भाकरवाड़ी का मोनोपोली, ठीक है। मैं चार्ज करना चाहता हूं 5,000 रुपए किलो प्राइस। कौन बाय करेगा तुम में से? कोई नहीं बाय करेगा। When the price is too high, the demand is zero. But if I want to sell you more, मतलब 2 kg, 10 kg, 20 kg, 200 kg, 500 kg, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना पड़ेगा। कैन वी से इसका मतलब ही इज अ प्राइस टेकर या प्राइस मेकर? प्राइस मेकर। तो ऑब्वियसली व्हाट ही विल डू एज अ सेलर, ही विल रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर, रिड्यूस द प्राइस टू सेल मोर। तो डिमांड का विल बी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। आर यू क्लियर? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो। तो उसको डिमांड का वैसे इसलिए शेप आता है। उसको ए आर क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि वाई एक्सिस पर प्राइस है। तो अगर आप इस लाइन को इधर ड्रॉ कर लोगे कहीं पर भी, तो ये क्या दे देगा आपको? प्राइस। और अगर आप इस लाइन को उधर नहीं ड्रॉ करते हुए इधर ड्रॉ कर दोगे तो ये दे देगा आपको क्वांटिटी। तो इसका मतलब इधर ड्रॉ करने से क्या मिल रहा है? डिमांड। उधर ड्रॉ करने से क्या मिल रहा है? प्राइस। आर यू क्लियर? नाउ ये आपका एम आर कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। दो बातें समझ लो, ए आर कर्व से पहले नीचे आने वाला कर्व होता है एम आर। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा कि पहले मार्जिनल फॉलो होगा फिर धीरे धीरे एवरेज फॉलो होगा, याद आया? और एम आर एस, जैसे कि आपको एम यू कर्व पता है, आपको बाकी भी देखा, मार्जिनल जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये देखो जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। आर यू क्लियर? एंड ये आपका एमसी कर्व है। व्हाट इज दिस? यू शेप। कहां पड़ा? स्कैन डायग्राम। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? MC is equal to MR, MC curve cuts MR curve from below. Can we say इधर हो रहा है इक्विलिब्रियम? करेक्ट। अब चलो थोड़ा आगे और बढ़ते। इधर मैंने डिसाइड कर लिया मेरा क्वांटिटी, ठीक है। कैन वी से दिस इज प्राइस? रॉन्ग। करेक्ट, एआर पे आएगा प्राइस। मैंने चैप्टर के स्टार्ट में क्या बोला आपको? जब जब इस चैप्टर में आपको प्राइस चाहिए, कौन सा कर्व ढूंढोगे? एआर कर्व ढूंढना है आपको। तो इसका मतलब यहां से लाइन इधर जाएगा, इधर प्राइस डिसाइड होगा। आर यू क्लियर? दिस विल बी योर प्राइस। MR कैनॉट गिव यू प्राइस, AR विल गिव यू प्राइस। क्लियर? अब इस डायग्राम को अपने को 3 जगह पेस्ट करना है, क्योंकि अपने को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने अभी। तो 3 जगह मैंने पेस्ट कर दिया। एंड नाउ आपका ATC कर्व कैसे दिख रहा है आपको? यू शेप। क्या MC ने ATC को मिनिमम पे कट किया है? यस। कहां पढ़ा आपने? स्कैन डायग्राम। करेक्ट। और अब आप देख सकते हो कि आपका ATC नीचे और आपका AR ऊपर है। तो ये पोर्शन आपको क्या दे रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दे रहा है। करेक्ट। अगर आपका ATC ऐसा होता तो क्या होता? नॉर्मल प्रॉफिट देता, क्योंकि यहां पर ATC इज इक्वल टू AR। करेक्ट। ATC इज इक्वल टू AR। आपके अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख देता हूं मैं, ATC इज इक्वल टू AR। बट यहां पर AR इज ग्रेटर देन ATC। करेक्ट ऑल ऑफ यू? एंड अगर मेरा ATC ऐसा होता तो लॉस होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता? अरे अभी नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, फिर भी आप लॉस बोल रहे हो, क्योंकि एक लॉस बचा हुआ है इसलिए आप लॉस बोल रहे हो। हाँ, तो इधर ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे उसको। अब ये क्या आया? ऑल ऑफ यू समझा? एंड मेरा लाइन कहां तक जाएगा? इधर तक पूरा ऐसा जाएगा? यस और नो? नो, नहीं, इधर तक जाएगा।
क्यू इधर तक जाएगा, नॉट ए आर, नॉट ए आर, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना वो। तो मैं जितना लॉस देख रहा हूँ वो पर यूनिट है, किधर तक शेडिंग करूंगा, जिधर तक क्वांटिटी है। क्वांटिटी किधर तक है, इक्विलिब्रियम जितना है ना। डायग्राम्स क्लियर। अब ये क्या दे रहा है मुझे, लॉस, ये लॉसेस है। क्या मोनोपोली में लॉसेस होते हैं, यस, शॉर्ट रन में पॉसिबल। क्यों सर, मेरी भाकरवाड़ी है, मुझे मालूम है बहुत अच्छी है, बट आपको पता नहीं है ना, क्योंकि आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया है। भाकरवाड़ी क्या होता है, ये नाम ही पहली बार मैंने रखा है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, कम प्राइस में मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए आपको भाकरवाड़ी दे दूंगा कम प्राइस में, 200 रुपए में, जबकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ही 250 रहेगा, मैं आपको बेच रहा हूँ कितने में, 200 में, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैं उसको कर दूंगा 280, क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर धीरे धीरे मैं उसको कर दूंगा 320, 350, जैसे जैसे आपको पसंद आने लग जाए, सचिन तेंदुलकर स्क्रीन पे आने लग जाए, प्राइस बढ़ाते जाओ, राइट। ये बन गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है, लॉन्ग रन में क्या पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। मोनोपोली, ये देख रहा है मेरा मोनोपोली, मैं बहुत तोड़ कमा रहा हूं, ये जल रहा है, कुछ नहीं कर सकता, बैरियर टू एंट्री है, गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है, या मेरा प्रीमाइस इतना बड़ा है, बिजनेस सेटअप इतना बड़ा है कि इनके औकात के बाहर है, कंपीट ही नहीं कर सकते। समझा कुछ, एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट विच इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अफोर्ड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मोनोपोली मेंटेन हो जाएगा मेरा, और मेरे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के कोई कुछ नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली, जहां पे लॉन्ग रन में हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखो, शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है, मगर ये देखिए लॉन्ग रन, और यहां पर ओनली वन केस पॉसिबल, सुपर नॉर्मल। ध्यान दे भाई, ध्यान दे, आज क्या हुआ, कहां भटके हुए हो। क्या नाम है तुम्हारा, शर्विन, ध्यान दो भाई। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, समझ गए। अब अगर बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मार्केट्स, जो अभी पढ़े अपन ने, परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली मिला दिया तो मोनोपोलिस्टिक बन जाता है। यहाँ के फीचर्स समझ लो, मेनी बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे आप ये एक फीचर पढ़ते हो ना, तो समझ जाने का फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आए ना। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कब आते हैं, जब फ्री एंट्री होती है तब आते हैं, करेक्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना मेरा इस सेंटेंस अभी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ फीचर ऑफ monopolistic competition, but highest degree of product differentiation is found in monopoly. किसको नहीं समझा, हाथ ऊपर करो। इसलिए तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है उसके पास, उसके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। भाकरवाड़ी, मेरे पास जो भाकरवाड़ी है, आपके पास उसके मिलते जुलता भी प्रोडक्ट नहीं है, तो सबसे हटकर प्रोडक्ट किसके पास हुआ, मोनोपोली वाले के पास हुआ। बट फीचर वाइज ये फीचर कहाँ झलका, मोनोपोलिस्टिक में। तो अगर पूछा गया फीचर किसका है, मोनोपोलिस्टिक का है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसके पास होता है, मोनोपोली होगा। लिखो टॉप ऑफ द पेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is a feature of, is a feature of monopolistic competition, but highest degree of product differentiation, but highest degree of
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is found in मोनोपोली। सबसे हटकर प्रोडक्ट किसके पास है? मोनोपोली के पास है। फीचर वाइज ये फीचर कहां आता है? मोनोपोलिस्टिक में आता है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या बच्चों? नाउ जैसे फॉर एग्जांपल सोप मार्केट सुना होगा आपने, साबुन वाला मार्केट। तो साबुन वाले मार्केट में जो आपका कंपटीशन होता है ना, सपोज हम सब लोग साबुन बनाते हैं, सोप बनाते हैं, तो हमारा कंपटीशन सबसे बड़ा होता है कि किसका प्रोडक्ट हट करे, अलग है। किसी का प्राइस 18 रुपीज रहेगा, किसी का 180 रहेगा, किसी का 150 रहेगा, किसी का 40 रहेगा। हमारे बीच में प्राइस वॉर नहीं है, हमारे बीच में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं लक्स तो इट्स ब्यूटी सोप बोलते। जब हम बोलते पतंजलि नेचुरल कैंसर फ्री, है ना? हाँ, केमिकल्स को छोड़कर सब रहता है ना? क्या क्या? टूथपेस्ट में? ओके अच्छा सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जांपल हो सकता है जैसे डव सोप है तो सॉफ्ट स्किन के लिए बोलते, राइट? नहीं वो सिर्फ एक सुनो मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ अभी। जैसे मेडिमिक्स 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 है तो क्या क्या बोलते? सच्चाई से बना। साबुन में क्या सच्चाई रहेगी? साबुन में सच्चाई क्या रहेगी ना? संतूर बोला तो अपन को लगता संतूर मॉम, है ना? तो ये हो क्या? एंटी एजिंग। डेटॉल बोला तो आपको लगता है कि कीटाणु मारने वाला साबुन होता है ना? 99 पॉइंट। हाँ, निर्मा से नहाता क्या अभी तू? अरे सोप की बात चल रही, डिटर्जेंट नहीं। अरे बट सोप इज, अपन बात सोप की बात कर रहे हैं यार। निरमा का? बाप रे, स्किन जल जाएगा स्किन। अच्छा सब लोग ध्यान दो, मुद्दे पे आओ। रेगुलर बैच रहता है ना, अपन बहुत अच्छी एग्जांपल लेते। अभी ध्यान दो। तो यहाँ पर, हाँ पियर्स, हाँ अच्छा सुनो, ये जो सोप्स है इनके बारे में जो भी अपन ने बोला ये सब हमारे किसने हमारे दिमाग में डाला ये? तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का इंपॉर्टेंस आता है। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हट कर है मगर मुझे ऐड तो करना पड़ेगा ना बताने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट में क्या है, राइट? और जो भी चीज है नहीं है वो अलग बात है, बट मैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। अब मुझे बताइए लक्स का प्राइस अगर 18 रुपीज है और डव का प्राइस अगर 50 रुपीज है तो लोग फिर भी डव खरीदने वाले, और जो लक्स खरीदने वाले वो लक्स ही खरीदते। इसका मतलब क्या हुआ? इनके प्राइस को देखकर ये नहीं खरीदा जाता है, इनकी क्वालिटीज इनके फीचर्स को देख के खरीदा जाता है, राइट? फीचर्स ऑफ बोथ द मार्केट्स आर हियर। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है? ध्यान दो भाई, तुम उठ जाओ उधर से, आ जाओ तुम सामने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम इधर बैठो, आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ सामने आओ। गलत जगह बैठे हो आप बहुत, जल्दी जल्दी सामने बैठो, आओ जल्दी आओ। ये था परफेक्ट कंपटीशन का फीचर, आ जाओ। और ये है मोनोपोली का फीचर। और पूरे दिन इधर बैठोगे तुम, हाँ? पूरे दिन इधर बैठोगे आज, ठीक है? फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच वॉट एवर, जहां पर भी जगह दे सके कोई तुम्हें। जल्दी। मेनी बायर्स मेनी सेलर कहां पढ़ा आपने? परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। हटकर प्रोडक्ट कहां देखा आपने? मोनोपोली में। तो ये दोनों मार्केट के फीचर है इधर, बराबर? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मैं बोला, वैसे भी ये अगर देख रहे हो मतलब ये आने वाला है, बराबर? देन नॉन प्राइस कंपटीशन, यहां पर प्राइस के हद तक कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कंपटीशन है। तो यहां पर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
क्या आज तुम आतंकवादी मोड में क्यों हो आज? आ जाओ भाई, तुमको भी एक जगह देता हूँ मैं, आ जाओ। छोटे बच्चे हो। जल्दी आओ, आ जाओ, पहले मैं जगह देता हूँ, आ जाओ। मैं बोलूंगा वहां तो लोग बैठने देंगे तुमको, डोंट वरी, आ जाओ। आ जाओ। बुक कहाँ है तुम्हारी? बुक तो लेके आओ। हाँ, बैग ही ले लो। हाँ। इधर बैठोगे तुम, इन दो के बीच में। हाँ, इधर। बैठो। हाँ, दुकान खोल लो तुम्हारी, वो क्या बुक बुक खोलना है? कंप्लीट ध्यान ही दे दोगे हाँ सब लोग अभी? हाँ, ठीक है, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लीज जोकिंगली मत लो। क्योंकि ठीक है, ह्यूमर के साथ पढ़ाना है, इसलिए मैं बोलता हूँ बीच बीच में, बट दैट्स सिंपल, कि आपको अटेंटिव रखकर वापस कॉन्सेप्ट पे लेके आना है, ठीक है? तो यहाँ पर जोक मारने का अधिकार भी मुझे ही है, और कितना हंसाना है इसका अधिकार भी मुझे ही है सिर्फ। इस मार्केट में अगर आपको देखो, अभी मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर फ्री फ्री एंट्री फ्री एग्जिट दिख रहा है, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि लॉन्ग रन में इस मार्केट में क्या नहीं हो सकता। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं हो सकता और लॉस भी नहीं हो सकता। मतलब एक ही चीज पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट। करेक्ट? अच्छा मुझे एक बात बोलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मेरा प्रोडक्ट हट करे, दूसरे के प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट अलग है, तो मेरे को कोई इंडस्ट्री प्राइस देने वाला है क्या? और वैसे भी क्लियरली लिखा है नॉन प्राइस कंपटीशन है, इसका मतलब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मैं खुद। तो फर्म प्राइस मेकर है, और अगर फर्म प्राइस मेकर है तो डायग्राम लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा ना, जैसे किधर किधर आया था, मोनोपोली में आया था। तो ये देखिए, आई कम टू दैट, ये देखो शॉर्ट रन तीनों केसेस पॉसिबल है। करेक्ट? और कैसे डायग्राम दिख रहा है आपको? बिल्कुल मोनोपोली जैसा है। यस, सिर्फ एक स्लाइड डिफरेंस है जो आपको समझेगा भी नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, कि आपका ए आर इज इक्वल टू डी कर्व या एम आर कर्व जो है यहां पर फ्लैटेड है, और वहां पर अगर आप देखोगे तो स्टीपर था। देखो यहां पे स्टीपर, वहां पे फ्लैटेड, ये मोनोपोली और वो मोनोपोलिस्टिक। ऐसा क्यों? यहाँ पे फ्लैटेड क्यों? क्योंकि हमने डिमांड चैप्टर में जो मेहनत की थी ना, वो यहाँ पे काम में आएगी अभी। जितना फ्लैटेडनेस ज्यादा, इलास्टिसिटी उतना ज्यादा। तो भाई साहब, मोनोपोली में ऐसा होता है कि एक ही सेलर है, तुमको खरीदना उसी से। डिमांड में पढ़ा था अपन ने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सब्सटीट्यूट्स ही नहीं है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी कम रहेगा। तो इलास्टिसिटी कम रहेगा तो स्टीपर आएगा। कहाँ आएगा? मोनोपोली में आएगा। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्सटीट्यूट्स है, और अगर सब्सटीट्यूट्स है तो जितना सब्सटीट्यूट्स ज्यादा, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा, इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा, फ्लैटेडनेस उतना ज्यादा। देखो फ्लैटेड है ये, देखो ना ये किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, वो उस तरफ झुक कर जा रहा है, बराबर। बट मोनोपोली में वो जाते हो कैसे जाता था? ऐसा स्ट्रेट नीचे जा रहा था। दिख रहा है क्या आपको? करेक्ट? तो यहां पर आप लिखोगे डिमांड कर्व फ्लैटर्ड ड्यू टू मोर इलास्टिसिटी। कहां लिख रहे हो ये? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के उधर लिखो। डिमांड कर्व फ्लैटर्ड ड्यू टू रिलेटिव इलास्टिक, you can say EP greater than 1, EP greater than 1 या more elastic, more elastic। समझ गए? कोई शक? अब बोलो, शॉर्ट रन में लॉसेस पॉसिबल है? यस। नो फ्री एग्जिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है? यस। नो फ्री एंट्री इन द शॉर्ट रन। और नॉर्मल प्रॉफिट तो सब जगह ही पॉसिबल होता है। डायग्राम डिक्टो से में कुछ भी फर्क नहीं है, मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक, सिर्फ फ्लैटेड और स्टीपर का फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं। अब बात करते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। सुपर नॉर्मल क्यों नहीं पॉसिबल है?
क्योंकि फ्री एंट्री है। सपोज फॉर एग्जांपल डेटॉल साबुन का एग्जांपल लेते हैं। डेटॉल साबुन दुनिया का पहला एंटीसेप्टिक सोप था ये। दुनिया तो पता नहीं, इंडिया का तो पक्का था। एंटीसेप्टिक सोप मालूम पड़ा कि ये ज्यादा कमा रहा है, तो सेवलॉन आ गया, लाइफ बॉय आ गया, और ये लोगों ने भी क्या किया, एंटीसेप्टिक सोप बनाया। मतलब ऐसा हुआ कि जहां पर आप बहुत जबरदस्त कमा रहे हो तो दूसरे एंट्री कर लेंगे, तुम्हारे जैसे ही प्रोडक्ट बना लेंगे और बोलेंगे तेरा साबुन स्लो है क्या। समझा कि नहीं? तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेम प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं? एंटीसेप्टिक सोप तो ऑलरेडी डेटॉल बना रहा था, बट डेटॉल ज्यादा कमा रहा था, इसलिए आजकल देखो डेटॉल के प्राइसेस कट करके डेटॉल कम प्राइस चार्ज कर रहा है। नोटिस किया तुमने? ये मार्केट में होने वाली चीजें है, ये ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स बेस्ड है पूरी। गॉट द पॉइंट? इसलिए क्या पॉसिबल नहीं है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉसेस क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? कौन लॉस 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 करते रहेगा, लॉन्ग रन तक लॉस करते रहेगा? वो क्या करेगा, शॉर्ट रन में लॉस कर लिया, एग्जिट मारने की कोशिश करेगा बट मार नहीं पाएगा क्योंकि वो शॉर्ट रन है। जैसे ही लॉन्ग रन आ जाएगा वो एग्जिट कर लेगा। तो इसलिए लॉसेस भी पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? तो एक ही चीज बचती है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करेंगे ओलिगोपोली। ओलिगो मतलब फ्यू एंड पोली मतलब सेलर। अंडरलाइन ओलिगो, राइट देयर फ्यू, and underline poly, right there seller, few sellers, करेक्ट? ऐसे मार्केट जहां पे कुछ ही सेलर्स है उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। मेनी बायर्स एंड फ्यू सेलर्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म होता है यहाँ पर। फ्यू सेलर्स ही है, सपोज हम 5-6 लोग या 2-4 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज 1 2 3 एंड 4, हम 4 सेलर्स है, तो हम क्या करेंगे? नहीं रे, देखो अपन लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स है, प्रोडक्ट तो एक ही बेच रहे हैं, तो अपन एक दूसरे पे कड़ी नजर रखेंगे, एक दूसरे की हरकतों पे कड़ी नजर रखेंगे। अगर किसी ने प्राइस कम किया तो अपन क्या करेंगे, कम कर देंगे। करेक्ट? तो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। किसी ने नया प्रोडक्ट लाया, अपन भी लाएंगे। समझा क्या? ऐसा कोई चीज होने नहीं देंगे जिससे अपना कस्टमर उनके पास भागे। जेपा, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। आई कम टू दैट। प्राइस बढ़ने के वक्त क्या होगा उस पर भी मैं आऊंगा, डोंट वरी। अब मुझे एक बात बोलो, दुनिया में ऐसा कोई ओलिगोपोली है क्या? यस। अभी टेलीकम्युनिकेशन में है, स्टील इंडस्ट्री में भी है। कुछ ही सेलर्स है रे, कुछ ही सेलर्स है, क्योंकि नेचुरल रिजर्वायर पे बेस्ड है वो बिजनेस। ओपेक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जैसे ईरान, इराक, दुबई वगैरह, ये सब कंट्रीज आती है इसमें। तो ये कंट्रीज का क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, और वर्ल्ड लेवल पर ये लोग अपनी बाकी कंट्रीज को ये ऑयल बेच रहे, रशिया वगैरह। बराबर है एवरीवन? देन इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग यहां पर भी आता है, क्योंकि फ्यू सेलर्स है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक दूसरे के कस्टमर छीनने की कोशिश करेंगे हम लोग थ्रू एड। एवरीवन? एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है यहां पर, मतलब यहां पर बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी नहीं आ सकता ऐसा नहीं है, कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे उसको, फिर वो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मन कर रहा है मेडिकल शॉप ओपन कर लूं, लाइसेंस चाहिए। करेक्ट? फॉर एग्जांपल सीए कोचिंग इंडस्ट्री, ये भी तो ओलिगोपोली जैसा ही है, क्योंकि यहां पर भी एरा गैरा कोई नहीं आ सकता। तुम सीए फाइनल फेल हो, तुम सीए कोचिंग करोगे और तुम्हारे पास क्लास लगाएंगे लोग, और क्यों लगाना चाहिए उन्होंने क्लास? तुम खुद खुद को प्रूव नहीं किया अभी तक, तो दुनिया तुम पे भरोसा करेगी क्या? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सीए बनना पड़ेगा। कैन वी से दैट मींस एरा गैरा कोई भी पर्सन सीए फर्म या सीए का खुद का कोचिंग क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। करेक्ट? ग्रुप बिहेवियर, यहां पर कार्टेल फॉर्मेशन भी हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेल फॉर्मेशन? ग्रुप फॉर्म कर, मतलब 4 सेलर है, हम बोल रहे हैं कि ये बायर पूरे बैठे हैं, हम क्यों झगड़ रहे हैं? हम एक काम करते हैं, कंपटीशन की जगह एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ेंगे, मतलब कोलैबोरेट कर देंगे और मार्केट को मिलके लूटेंगे। तो ओपेक कंट्रीज भी तो यही करती है, राइट?
नहीं, इंडिया में कार्टेल फॉर्मेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और ये कार्टेल फॉर्मेशन इलीगल माना जाता है इंडिया में। मगर बाकी कंट्रीज में भी मोर और लेस ऐसे ही है। देखो एक्चुअल क्या हो रहा है वो मत बोलो, जो जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं बीजेपी के बारे में बात करूंगा तो ये लेक्चर्स कम गिरेंगे, ऐसा है, सिंपल है। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ बीजेपी, इसलिए, है ना, यू नो दैट, यू नो दैट। तो बेटर रहेगा कि अपन रियलिस्टिक मोड में नहीं जाते हुए थ्योरेटिकल मोड पे बात करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं बात करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कार्टेल फॉर्मेशन अलाउड नहीं है, हाँ, नॉर्मेटिव के साइड नहीं जाते। यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे हाई प्रॉफिट्स होते हैं। हाई प्रॉफिट क्यों होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रॉफिट हियर नाउ? एक बहुत ही थ्योरेटिकल वर्ड यहाँ पे डाल दिया इन लोगों ने, हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ज्यादा और सुपर नॉर्मल से कम। अब वो कितना क्या कुछ नहीं मालूम। नॉर्मल से अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो मगर सुपर नॉर्मल से कम कमा रहे हो उसको बुलाते हैं हाई प्रॉफिट। बट यहाँ पे हाई प्रॉफिट क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तो एक काम करो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की वजह से हाई प्रॉफिट, ऐसा बोल सकते हैं आप। जहाँ पे सेलर्स ही कम है तो वहां पर कंपटीशन भी कम है, तो वहां पर कंपटीशन कम है तो प्रॉफिट थोड़े ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नॉर्मल से ज्यादा है। नॉर्मल कहाँ अर्न कर रहे थे तुम? परफेक्ट कंपटीशन में। तो कैन वी से इसका मतलब अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स उनसे ज्यादा है, ठीक है। मगर मोनोपोली से कंपेयर करेंगे तो उनसे कम रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन, हाँ ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम है तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, ओके। और यहाँ पे नो डेफिनेट डिमांड कर्व होता है। वो देखो कहाँ देख रहे हो भाई तुम, तो ऐसा घूम जाओ, थोड़ा ऐसा घूम जाओ। हाँ मैं देख रहा हूँ उसको, ऐसा मेरे को प्रॉपर दिख रहा है वो। इनफैक्ट मैडम नहीं दिख रही मगर वो दिख रहा है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, फायदा तेरा ही होगा, ठीक है। नो डेफिनेट डिमांड को ध्यान से सुनो। परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी कैसी होती है बताओ, सोच के बताओ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल रहे अपन, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, इन्फानाइट इलास्टिसिटी बोलो। इन्फानाइट कहाँ पड़ा? फ्लैटर डिमांड को ड्रॉ किया था, करेक्ट। मोनोपोली में कैसा होता है इलास्टिसिटी? हाईली इन इलास्टिक होता है, इसलिए तो स्टीपर आया था। मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली इलास्टिक आया, तभी तो फ्लैटेड आया था, करेक्ट। ये बोल रहे हैं हम ना फ्लैटेड ड्रॉ करेंगे ना हम स्टीपर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों है, इलास्टिक भी है और इन इलास्टिक भी डिमांड कब है, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक भी है, रिलेटिवली इनइलास्टिक भी है। तो यहाँ पे लिख दो आप नो डेफिनेट डिमांड को, आगे लिखो रिलेटिवली इलास्टिक as well as inelastic demand curve, relatively elastic as well as inelastic। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक। ये देखो डायग्रामेटिकली समझा देता हूं मैं आपको। पहले टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली देख लो। सबसे पहला टाइप आता है प्योर ओलिगोपोली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ओलिगोपोली? करेक्ट, जहां पे हम चार सेलर्स सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। तो इम्परफेक्ट किसको बोलेंगे? जहां पे हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ध्यान से समझो बात को अभी। अगर ओलिगोपोली के बारे में कुछ नहीं बोला तो ओलिगोपोली में हम सेलर्स क्या बेच रहे? नहीं, होमोजीनियस बेच रहे, क्योंकि परफेक्ट लिखा है, प्योर लिखा है। समझा क्या बोला? अगर हम फ्यू सेलर्स है और कुछ नहीं बोला है तो हम क्या बेच रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट अगर ये लोग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। सुनो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचता है, बट वहां पे फ्यू सेलर्स नहीं होते, वहां पे मेनी सेलर्स होते हैं। बोलो। सोप के जैसा, हम सब सोप ही बेच रहे हैं मगर अलग अलग सोप है।
ये डव बना रहा है, ये डेटॉल बना रहा है, ऐसा। समझा क्या क्या? हाँ ये सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, बट इनके फीचर्स सेम नहीं है, इनके फीचर्स अलग है। ठीक है। ओपन ओलिगोपोली, एक्चुअली ये कोई ओलिगोपोली नहीं है, ये सिर्फ बोलने के लिए ओलिगोपोली डाल दिया इन्होंने। फ्री एंट्री जिसमें होती है उसको ओपन ओलिगोपोली बोलते हैं। तो मुझे एक बात बोले, जहाँ फ्री एंट्री है वहाँ फ्यू सेलर्स क्यों रहेंगे? वहाँ पे तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे, फिर वो ओलिगोपोली कहाँ से हुआ? तो ये सिर्फ एक टाइप है, थ्योरेटिकल, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड ओलिगोपोली ये है ओलिगोपोली जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अगर नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो ओलिगोपोली इज ऑलवेज अज्यूम टू बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब क्लोज्ड ओलिगोपोली। करेक्ट। कोलिजिव ओलिगोपोली जहाँ पे हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, वी एक्ट इन कोल्यूजन, हम प्राइस वॉर नहीं कर रहे, वी आर डिसाइडिंग द प्राइस, द क्वांटिटी, एवरीथिंग म्यूचुअली, एंड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द बायर्स। क्या बोलेंगे इसको? कोल्यूजिव ओलिगोपोली। कोल्यूजन में काम करना मतलब मिलजुल के काम करना, हाथ मिला के काम करना। पढ़ो क्या लिखा है? कोल्यूजिव ओलिगोपोली एक्ट इन कोल्यूजन फॉर प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। करेक्ट। नेक्स्ट विल बी, अपन अगर मिलके डिसाइड करें तो बायर को एक्सप्लॉइट ही कर रहे तो ज्यादा ही प्रॉफिट रहेगा। हाँ सुपर नॉर्मल नहीं, हाई प्रॉफिट, क्योंकि फीचर में लिखा था हाई प्रॉफिट। नेक्स्ट विल बी कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। यहां पे क्या होगा? वी एक्ट इन कोल्यूजन या एज अ राइवल्स, राइवल्स क्योंकि हमारे बीच में कंपटीशन है, राइट? तो यहां पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कंपटीशन प्रिविल कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट्स थोड़े कम हो, बट नॉर्मल से थोड़े ज्यादा ही रहेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोला तो ओलिगोपोली कौन सा होता है? अरे वो तो हो गया, हर दो में पूछ रहा हूँ मैं आपको, हर दो में पूछ रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव, नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो ओलिगोपोली इज ऑलवेज अज्यूम टू बी कॉम्पिटिटिव वन, मतलब जहां पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पार्शियल ओलिगोपोली मतलब यहां पर एक लार्ज फर्म मार्केट को डोमिनेट करती है, इंडस्ट्री को। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो जियो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जियो के पास 50% से ज्यादा स्टेक है, इंडस्ट्री का शेयर है। मतलब हम सब लोग अभी फोन यूज कर रहे हैं, कितने लोग जियो यूज कर रहे हैं? मैं भी। तो ये क्या हो गया? जियो ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? जियो का मार्केट शेयर ज्यादा है। करेक्ट। जियो का मार्केट शेयर ज्यादा है, तो ये जियो बन गया मार्केट लीडर। तो कैन वी से इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऐसा है कि ये पूरा मार्केट है, इसमें से जियो के पास इतना मार्केट है और बचा हुआ मार्केट ऐसा बैठा हुआ है। करेक्ट। उसमें से ये बीएसएनएल है कि नहीं? तो कैन वी से इनमें 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 और इनमें ओलिगोपोली चल रहा है, और ये पार्ट तो मोनोपोली जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली। पार्ट इज ओलिगोपोली, समझे? पार्शियल ओलिगोपोली। जहां पे पार्शियल ओलिगोपोली होती है ना, ये जो एक लीडर है ना, ये डिसाइड करता है मार्केट का प्राइस एंड क्या होगा। मार्केट का मेन डिसीजन मेकर कौन होता है? जो लीडर है वो। ओके। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फुल ओलिगोपोली चलता है, मतलब ऐसा कोई मार्केट लीडर नहीं है, किसी के पास 30% शेयर है, किसी के पास 10% है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 12 है, तो ये सब क्या बन गए? ओलिगोपोली, फुल ओलिगोपोली। अगर कुछ नहीं बोला तो नॉर्मली फुल ओलिगोपोली रहेगा, कॉमन सेंस। ओके। नेक्स्ट विल बी सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली मतलब जहां पे फ्यू सेलर्स एक सिंगल चैनल के थ्रू गुड्स बेचते, मतलब हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, मगर हम एक सिंडिकेट के थ्रू अपना गुड्स बेच रहे, जैसे कि पुष्पा 2 में देखा रहेगा आपने, सिंडिकेट फॉर्म किया अपन ने। तो सिंडिकेट के थ्रू मतलब क्या हुआ? कॉमन चैनल के थ्रू, बराबर है। आपको आपने पुष्पा 2 देखा है सबने? तो उसमें वो डील करने जाता है किसी और पर्सन के साथ इंडिया के बाहर, मालदीव या और वहां वो नहीं, क्या सामने वाला उसको एकदम चिल्लर समझता है, वो टेम्पो में आता है, तो ये बोलता है यार ये क्या डील करेगा मेरे से, मैं तो प्राइवेट जेट से आया हूँ, राइट? और जैसे ही वो सामने बैठता है तो वो बोलता है कि तू क्या डील करेगा मेरे से? तो ये बोलता है कि
तुझे बता कितना चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो ये बोलता है ये इतने बड़ा है डील कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू जा। तो ये बोलता है कि तेरे को अब कहीं से माल नहीं मिलने सकता है, तू मेरा चैलेंज है। तो ये फोन लगाता है, राइट, 3-4 लोगों को फोन लगाता है। सब लोग क्या करते हैं, पुष्पा टू को ही फोन लगाते वापस, पुष्पा को ही फोन लगाते, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब बेच रहे एक ही चैनल के थ्रू, मीडियम ऑफ सेलिंग एक ही है, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। यहां पे देखो क्या लिखा है, अब सेल प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रल सिंडिकेट, एक सेंट्रलाइज चैनल के थ्रू बेच रहे। जैसे रियल लाइफ में भी अमेजॉन अगर रहेगा सपोज, तो ये एक सिंडिकेट है, सिंगल है नहीं है वो मानो नहीं, बट एक सिंडिकेट है ये, जिसके थ्रू सेलर्स क्या कर रहे हैं, वहां आकर अपने गुड्स बेच रहे हैं, करेक्ट। बट मुझे एक बात बोलो, सिंडिकेटेड में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं, क्या संबंध, नहीं यहाँ लिखा है क्या ऐसा? सेंट्रलाइज सिंडिकेट के थ्रू बेच रहे। पुष्पा में मत जाओ ज्यादा, प्राइस सेम रहेगा, वो पुष्पा का लॉजिक रहेगा। इधर क्या रहेगा, इधर क्या है, अपन 4 सेलर्स है, अपन एक ही चैनल के थ्रू बेच रहे हैं। फिर प्राइस, अब मुझे बोलो अमेजोन कितने सारे सेलर्स है, कहाँ सिंडिकेट इनके बीच में है, सेलिंग प्राइस सेलिंग चैनल एक है, मगर अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं है ना, करेक्ट। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली ये एक अलग टाइप है, ये दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों अलग टाइप है। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली मतलब जब तुम फ्यू सेलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके थ्रू तुम प्राइस आउटपुट सब डिसाइड करते हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली 1 स्टेप अहेड ऑफ कोलिजिव ओलिगोपोली रहता है। कोलिजिव में हमने क्या किया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मल नाम दिया, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। समझा क्या? जैसे कि ओपेक एक ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली है, ना सिर्फ उन्होंने कोलिजन फॉर्म किया, कोलिजिव तो है ही वो, बट एक फॉर्मल एसोसिएशन फॉर्म किया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, तो ये बन गया ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। अब देखो, एक किंक्ड डिमांड कर्व है गिवन बाय स्वीजी। स्वीजी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ओलिगोपोली का किंक्ड डिमांड कर्व अपने को दिया है। ये रहा किंक्ड डिमांड कर्व, लगता नहीं है डिमांड कर्व, बट है ये डिमांड कर्व, राइट। यस, इलास्टिक भी है, इन इलास्टिक भी है, अपन एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है। सपोज फ्यू सेलर्स है और ये रहा सेलिंग प्राइस। सपोज सेलिंग प्राइस को लेंगे 70 रुपीज। 70 रुपीज में हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, या सुपर नॉर्मल, या हाई प्रॉफिट? हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं। याद आया, इस मार्केट में कौन सा प्रॉफिट होता है? हाई प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल कि ये हम 4 सेलर्स है, हम 4 में से सपोज आपको लगता है कि ये जो मार्केट है ये आप चलाते हो, राइट। और आपने बोला एक काम करते हैं, 70 रुपये वैसे भी ज़्यादा प्राइस है, हाई प्रॉफिट मिल रहा है, अपन नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते। ये खुद खुद सोच रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, और इसने क्या कर दिया, प्राइस को घटा दिया, 70 से कर दिया 50, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, 70 के वक्त तो उसका क्वांटिटी इधर था, अब उसने कर दिया 50, तो हम 3 क्या करेंगे, 50 पे आना पड़ेगा। समझेगा क्या अपने को? इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म याद आया, अपन कड़ी नजर रखे हुए उसके ऊपर, और जैसे ही अपने को समझा कि उसने 50 किया, तो अपन भी 50 कर देंगे, राइट। बैंड बजाना है तो चलो अपन भी बजाते हैं, राइट। और इससे क्या हुआ, अब इसका डिमांड हार्डली कुछ चेंज हुआ, दिख रहे हो, करेक्ट। तो ऐसा अगर डिमांड में चेंज है कंपेयर टू प्राइस, आप इसको क्या बुलाते हैं, इलास्टिक बुलाते हैं या इन इलास्टिक बुलाते हैं? तो ये लोअर पोर्शन बन गया इन इलास्टिक, राइट। तो ये इन इलास्टिक है, ओके। अब ये सोचा कि यार साला मैंने प्राइस से हम कम किया, ये तीनों ने भी कम कर दिया, ये क्या फॉलो कर रहे हैं मेरे को, मतलब मैं भगवान है, राइट, ऐसा फीलिंग आ रहा है उसको। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा। अब बोला ये 70 है ना, मैं एक काम करेगा, मैं 90 प्राइस चार्ज करूंगा। तो अपने को समझा कि उसने 90 प्राइस चार्ज किया, अपन क्या करेंगे, हाँ 90 कर देंगे, भगवान बनाना है उसको अपने को। अरे मुझे एक बात बोलो, 70 पे अपने को हाई प्रॉफिट मिल रहा है, ये अपनी नजर में बावला 90 पे बेच रहा है,
अपन बोलेंगे अपने को क्या करना है 90, अपन 70 पर ही बेचते हैं। इससे क्या होगा मन में, इसके कस्टमर अपने पास आएंगे, भगवान जमीन पे आ जाएंगे, राइट। और ये देखो, ये देखो, ये देखो क्वांटिटी कहाँ आया उसका, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया उसने और क्वांटिटी कहाँ गया, एकदम नीचे। क्या बोलेंगे इसको, इलास्टिक या इन इलास्टिक? तो अपर पोर्शन बन गया इलास्टिक, लोअर पोर्शन बन गया इन इलास्टिक। तो इसीलिए इस डायग्राम में ये इलास्टिक है और ये इन इलास्टिक है। इसलिए पीछे फीचर में लिखा था नो डेफिनेट डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व इलास्टिक भी है और इन इलास्टिक भी है। आर यू वेरी क्लियर? तो मुझे एक बात बोलो, प्राइस जब गिरता है तो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, प्राइस जब बढ़ता है तो बाकी लोग फॉलो नहीं करते, करेक्ट? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा हुआ था कि जियो ने पहले इन सबकी बजाई इनके प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को लॉस मेकिंग बना दिया। ये ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे, मरने की कगार पे थे। अब जियो ने बोला चलो मैं आपको थोड़ा बख्श देता हूँ, मैं अपना प्राइस बढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए इन्होंने बोला भाई बड़ा बड़ा सांस लेने दे हमको भी, तो इन्होंने भी बढ़ाया। अगर वो बढ़ाता और ये लोग नहीं बढ़ाते तो ये घटाता और भी घटाता, और बोलता तेरा वेंटिलेटर भी निकाल देते। वो तो पता नहीं, बट जो भी है, मगर ये रियलिटी ऐसा है कि जियो ने पहले इनको आधमरा कर दिया। लॉकडाउन के वक्त फ्री में दिया, उसके बाद और फ्री में दिया, 3 महीना फ्री दिया, फिर और 3 महीना फ्री दिया, फिर उन्होंने एनुअल प्लान्स लेके आए अनलिमिटेड वाले। तो ये सब की वजह से है ना, ये सब फर्म्स जो है आइडिया एयरटेल वगैरह सब, इनका पूरा बैंड बज गया था। और ये लोग एक्चुअली अभी लॉस मेकिंग थे, कितने कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से आइडिया लॉस में, वीआई। अभी सिर्फ आइडिया था, फिर वोडाफोन वहां पे मर रहा अलग है, आइडिया यहाँ पे मर रहा है, दोनों साथ में मिलेंगे थोड़ा जिएंगे, राइट। कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए साथ में आगे बेचारे, राइट। एयरटेल थोड़ा वैसे भी क्या है ना, डाइवर्सिफाइड स्लाइटली, तो इसलिए एयरटेल टिक पाया। और बीएसएनएल को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट का ही है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट बीएसएनएल बोलता अपन अपने हिसाब से चलेगा, झुकेगा नहीं सारा, है ना। तो वो अपने ही राज में चल रहा है, राइट, उनको कोई मार्केट से लेना देना नहीं है। अब जब जियो ने थोड़ा प्राइस बढ़ाया ना, तो एक्चुअली इनको रिलीफ मिला कि अगर थोड़ा तू बढ़ा रहा है तो एटलीस्ट हमको स्कोप है बढ़ाने का, हम प्रॉफिट में एटलीस्ट हमारे इतने साल के लॉसेस तो रिकवर होंगे। तो इसलिए उन्होंने बढ़ाया, अदरवाइज क्यों बढ़ाते वो, बराबर है। तो किंग की डिमांड को क्लियर है एवरीवन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग जो है वो खुद से सॉल्व करोगे। एक काम करो अभी, एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ले जाता हूँ कि ये जो मोनोपोली होती है ये कैसे क्रिएट होती है। आई विल कम टू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले ध्यान दो। यस, ऐसे ही पढ़ लो इसको, प्रेजेंटेशन फॉर्म में ओपन नहीं करते बैठेंगे, ठीक है। हाउ डज द मोनोपोली अराइज, दिख रहा है क्या सबको क्लियरली? पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेस, इनपुट्स और टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक? मेन, मेन कंट्रोल अगर आपके पास है किसी स्केर्स रिसोर्सेस का या किसी इनपुट का या किसी टेक्नोलॉजी का, तो वो तो आपके ही हाथ में है ना, उसका सप्लाई। तो ऑब्वियसली आपके हाथ में मोनोपोली आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है डेवलपिंग और एक्वायरिंग यूनिक प्रोडक्ट विच इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू कॉपी। मतलब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या ऐसा टेक्नोलॉजी ला रहे हो जो दूसरों को कॉपी करना मुश्किल है, तो आपका मोनोपोली रहेगा। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस और सेल। गवर्नमेंट बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी को एयरपोर्ट्स का पूरा अथॉरिटी दे दिया उन्होंने, तो यहाँ पर अदानी का ओनरशिप बन गया, फिर ये क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। अब वो क्यों क्या, उसमें नहीं जाते अपन, राइट।
अपन बोल रहे सीधा सीधा कि गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है, वो देश के लिए अच्छा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा सर, रहने दो, है ना। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग एयरपोर्ट्स के जैसे अभी वो लोग रेलवे स्टेशन भी सोच रहे अदानी को ही देंगे बोल के, तो हो रहा है अभी ये सब इन प्रोसेस से। तो पब्लिक का सुनता कौन है भाई? पब्लिक के पास कम इश्यूज नहीं है ना बोलने के लिए। देख लो आप, मैं जो बोल रहा हूं आप देख लेना। कभी आपने ऐसा सोचा था क्या कि एयरपोर्ट भी देंगे? अच्छा आपको मैं बताता हूँ 2 मिनट, तुमको अगर लगता होगा कि बीजेपी बहुत भारी है तो मैं तुमको बताता हूँ बहुत भारी है, मगर बोलने में भारी है, ठीक है। सुनो, बीपीसीएल कंपनी पता है आपको क्या लॉन्ग फॉर्म है? भारत पेट्रोलियम। दिस इज महारत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी कंजिकेटिव प्रॉफिट में कंपनी है, टर्नओवर भी बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि एलआईसी, इन सबको बेचने का प्लान चल रहा है। उसमें से कुछ पार्ट बेचा भी गया है और कुछ पार्ट अभी बेचना बाकी है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, बिजनेस करना हमारा काम नहीं है, तो हम क्या करने वाले, ये सब बेचने वाले हैं। और 6 लाख करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, 6 लाख करोड़ रुपीज रेस करने वाले हैं ये लोग। उसका क्या करेंगे वो नहीं पूछने का अपन ने। सिंपल है, सिंपल है। तो दिस इज हाउ इकोनॉमी में ऐसी चीजें होती है। अब ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत मोदी भारी है, मोदी दिन रात काम करता है, मोदी की तो शादी भी नहीं हुई है। हुई हुई है बट छोड़ दिया, देश के लिए छोड़ दिया भाई। मतलब भक्तजन की कमी नहीं है। तो अपन सिंपल एक बात बोल रहे हैं कि ऐसे गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स अगर देगा तो मोनोपोली क्रिएट होगी। मोनोपोली कभी भी बायर्स के लिए अच्छी नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, पेटेंट्स कॉपीराइट्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। पेटेंट कॉपीराइट पता है आपको, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये, बराबर है। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स अगर गवर्नमेंट ऐसे ग्रांट करते रहेगा किसी को तो ऑब्वियसली उसका क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। फिर उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन या कार्टल्स फॉर्म अगर हो रहे जो इंडिया में अलाउड नहीं है, बट अगर कर देते हो आप फॉर्म कहीं और, तो फिर इसका मतलब वो भी क्या क्रिएट कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉस्टली टेक्निकल नो हाउ। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का अगर तुम जामनगर का प्लांट देखोगे, टाटा का, टाटा का, रिलायंस का नहीं टाटा का, तो तुमको लगेगा क्या मैसिव है, और तुम बिलीव नहीं करोगे कि इतना बड़ा सेटअप इंडिया में है। वैसी सेम रिलायंस का प्लांट है जामनगर में, ही क्या, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक आता है वो। हाँ तो भाई साहब इतना ह्यूज सेटअप है कि आप देखोगे आपको लगेगा कि ये इंडिया है क्या, राइट। तो हाँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ही ऑब्वियसली। अब ऐसे केस में इतने बड़े सेटअप्स अपने जैसे तो छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों को भी कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये सेटअप में प्रोडक्शन कर रहा है तो उनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना बड़ा रहेगा, और उनसे हम क्या ही कंपटीशन करें, समझे। देन नेचुरल मोनोपोली ड्यू टू वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जाम्पल मेरे देश के पास अगर एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है तो कैन वी से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने पास अचीव हो सकता है, क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम है। तो मुझे बताओ कि अपने देश में अगर एल्यूमिनियम इतना ज्यादा क्वांटिटी में है तो प्लेन्स सबसे सस्ते इंडिया में बनने चाहिए, तो इंडिया के पास बन जाएगा मोनोपोली। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है ये, समझा क्या। तो वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं रिसोर्सेज जो किसी के पास अबंडेंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, मतलब सस्ते में वो बना सकता है, और इसलिए वर्ल्ड लेवल पे उसको ऑर्डर्स मिल रही है, या उस देश के लेवल पे उसी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, समझे। नेक्स्ट विल बी एनॉर्मस गुडविल एंजॉयड बाय फर्म। अगर किसी फर्म का गुडविल ट्रिमेंडस हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चितले हो गया, काका हलवाई हो गया, आपके रास्ते में 10 स्वीट शॉप आते हैं, आप उन सबको छोड़कर वहां जाके खरीद कर आते हो, तो कैन वी से वन वे उनका मोनोपोली है। अब वो 2 लोग हैं इसलिए डिओपोली बोलेंगे अपन, समझे कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट सिर्फ उन्हीं के पास जा रहा है, बट मेजोरिटी तो जा ही रहा ना, तो ये हो जाता है डिओपोली। अभी दादूज आ गया, अभी
तो अभी थोड़ा डाइवर्ट उधर भी हो रहा है, बट जब इनकी गुडविल इतनी ज्यादा है कि तुम छोटे स्वीट मार्ट को इग्नोर करके उधर तक जा रहे हो, मतलब उनका मोनोपोली हो रहा है। नेक्स्ट विल बी स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या? स्ट्रिक्ट। जहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि किसी और को कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप ऐसे बिजनेस में एंटर करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है उसका तो मोनोपोली है ना। कुछ झेपा गया। काफी बार गवर्नमेंट इसके साथ भी खेलता है। गवर्नमेंट बोलता है तेरा बिजनेस ऑलरेडी है ना, चल तेरे जैसा बिजनेस कोई नहीं डाल पाएगा। क्यों नहीं डाल पाएगा? हम लॉ ही चेंज कर देंगे। अब नया कोई सेटअप करना रहेगा तो इतना कंप्लायंसेस करो फिर आओ। तो फिर ये जो ऑलरेडी सेटअप करके बैठी है तो इसका तो मोनोपोली हो गया ना। देन firm uses various एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस सच एज प्रीडेटरी टैक्टिस, जो रिलायंस यूज करता है। व्हाट इज प्रीडेटरी टैक्टिस? मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए प्राइस को इतना ड्रॉप करो कि सामने वाले को परवड़े नहीं, जो कॉम्पिटिटर्स है उनको परवड़े नहीं, और फिर एक बार वो गायब हो गए मार्केट से, फिर अपना प्राइस बढ़ाओ। हाँ, डीमार्ट ने वही किया ना। हाँ, कैंपा कोला भी हुई। बट एनीवेज द थिंग इज दैट कि तुम्हारा प्राइस इतना नीचे कर रहे हो कि दूसरे को परवड़ नहीं रहा है, वो बंद कर देंगे, फिर तुम्हारा मोनोपोली हो जाएगा और फिर तुम प्राइस बढ़ाओगे। राइट? तो ये बन गया आपके लिए मोनोपोली अराइज। क्यों अराइज होता है, समझा? ओके। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दिस। अगर तुम्हें पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पता है? टेस्टी बर्गर इज अ स्मॉल कियोस्क सेलिंग बर्गर्स एंड इज अ प्राइस टेकर। जैसे ही बोल दिया इज अ प्राइस टेकर, मतलब समझ जाने का इंडस्ट्री कौन सा? Perfect competition. The table below shows the data for its inputs and cost in rupees. Quantity दिया है, total cost दिया है. Can you fill all the columns? कैसे fill करोगे? Fixed cost कितना रहेगा? 100 रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 पे अगर 100 है मतलब सब जगह 100 रहेगा। सब जगह इधर आ जाएगा 100 100। अब बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना? फर्स्ट इसमें 0, 110, क्योंकि ये इसमें से माइनस किया। वापस से इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 200। ऐसे चलते जाएगा सब जगह। ऑल ऑफ यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 110 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 11, 200 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 10, ऐसा आ जाएगा सब जगह। एवरीवन। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके आएगा। 100 डिवाइड बाय 0 तो ये डैश कर देंगे। 100 डिवाइड बाय 10 इज 10। 100 डिवाइड बाय 200 इज 20 इज 5। ऐसे सब जगह आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट आएगा। जैसे कि इधर 110 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, पर यूनिट के हिसाब से 11 आ जाएगा। करेक्ट? और अगर सिर्फ 110 रहेगा तो उसको मार्जिनल नहीं बोलते, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसलिए एक सेंटेंस है, मार्जिनल कॉस्ट इज अ सबसेट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब एडिशनल एक यूनिट का कॉस्ट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट का ही एक हिस्सा है वो। मार्जिनल कॉस्ट उधर क्यों लिख रहे हो? डायरेक्ट मेन आपके रिवीजन नोट्स में लिखो, मार्जिनल कॉस्ट इज अ सबसेट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज अ सबसेट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का एक पार्ट होता है मार्जिनल, क्योंकि एक्स्ट्रा 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। डिवाइडेड बाय वो यूनिट क्वांटिटी करेंगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा। आई होप ये टेबल कंफर्टेबल है सबको। क्या क्या क्या? सेकंड कॉलम मतलब कौन सा? सेकंड रो? हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये भी तो 10 ऐसे ही आया ना, डिफरेंस इन क्वांटिटी है। और यहां पर भी क्या होगा? 210 एंड 300 का डिफरेंस 90, और ये दोनों का डिफरेंस 10। डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, तो यहाँ पे 9 आएगा। ओके, समझ गए? हाँ,
क्वेश्चन का मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। इस प्रेजेंटेशन का सॉफ्ट कॉपी भेजना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये ले लोगे क्या? ठीक है, ले लो। रुको। मैं देता हूँ आपको, फोटो के लिए देता हूँ, डोंट वरी। डन। चलो, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अलग कंसेप्ट एक बताता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, पूछो। मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं रहता है। एमएसपी जो है तुम्हारा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जो गवर्नमेंट बोलता है मैं तेरे से बाय करूंगा उस प्राइस पर, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इसी वजह से एक्चुअली अपना जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा झुक रहा है। और जो आज यूएस वगैरह में हो रहा है वो अपन इंडिया में कर रहे हैं अभी। नहीं तो अपनी गवर्नमेंट ना बहुत सी जगह, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सी जगह अपनी गवर्नमेंट फेल है। अभी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं सिर्फ, और ऐसे चार और स्टेट है जिनके पास पैसा ही नहीं है। कर्नाटका, महाराष्ट्र भी है, पैसा ही नहीं है इनके पास। 85,000 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्टर्स के आउटस्टैंडिंग है। कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे रहे। इट्स जस्ट दैट सरकार बोल रही है रुको, हम देंगे देंगे। बड़े बड़े जो लीडर्स है अपने, सीएम वगैरह, वो बोल रहे कि डरो मत, हम है, इसलिए ये रुके। ये भी जिंदा है वेंटिलेटर पे बेचारे, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट चला गया है पूरा लाड़का भाव भाऊ और लड़की बहन में। रिजर्व्स वगैरह पूरे बांट दिए। तो इसके ऊपर अपन एक काम करेंगे, तुम्हारे एग्जाम के लास्ट डे 4 बजे जब खत्म होगा ना, 5 बजे 5 बजे मिलेंगे। अपन पूरा एक थेसिस बात कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। अभी ये सब लोग क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े जो जायंट्स आएंगे, ये लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे शॉप्स को बंद करने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग अवे देयर बिजनेसेस। एंड जेप्टो वेप्टो जैसी चीजें आ जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर। प्रॉफिट मार्जिन पूरे स्लैश हो जाएंगे। देयर इज अ बिग बिग यू कैन से सर्वे गोइंग ऑन, जिसमें क्लियरली समझ रहा है कि कंपनीज बैंकक्रप्ट क्यों हो रही है, बड़े बड़े कंपनीज बंद क्यों हो रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस बंद क्यों हो रहे हैं। इन सब का मेजर रीजन है कि दे आर नॉट एबल टू रिकवर देयर कॉस्ट ऑल्सो। तुम देखो ना, जेप्टो वगैरह की डील्स देखो, जोमेटो की डील्स देखो, स्विगी की डील्स देखो, उबर ओला की डील्स देखो। ये लोग कहाँ से डील ला रहे हैं? जस्ट इनको बेचना है बोलकर बेच रहे हैं। और तुम बोलते हो आज मेरे को राइड मिला 25 रुपए में। अरे वो सामने वाले का तो पेट्रोल का खर्चा ही 30-40 रुपए था, तो 25 में तुमने राइड कैसे लिया? इज जस्ट डूइंग इट बिकॉज वो खाली बैठा है। और कमा कौन रहा है? उबर। उस 25 में से भी 30% उबर लेता है। सो धीरे धीरे देखा जाए तो ये जो मिडिल मैन है ना, ये सब लोग एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाकर ये बिजनेस इसको खा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वॉट एवर, ये सब के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि ये सब बिग कनेक्ट्स के साथ भी होता है। नहीं, जो पहले चल रहा था ना, जो पहले चल रहा था ना वो सही भी था, कुछ सालों पहले तक। इन सालों में अगर तुम देखोगे तो बहुत अनरेस्ट है पब्लिक में। हाँ,
मिडिल मैन, अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, और क्या है। तो इस पे अपन एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत टाइम तक बात कर सकते हैं, और बहुत डिटेल में मैं आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ, जो रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करते हैं लोग। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रियलिस्टिक नंबर्स आते ही नहीं हमारे सामने। अगर तुम इंडिया के बड़े बड़े रिपोर्ट्स देखोगे, बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट वी हैव इंक्रीज्ड, लोगों का एनुअल इनकम हमने बढ़ा दिया है, पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है, आज लोग पहले से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, कहीं पर भी अपन बात करेंगे सपोज कि रिसेशन है, मंदी है, तो ये लोग बात करते हैं देखो तुम्हारे फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा कितना हो रहा है। इसका मतलब देश का हर इंसान सुख में। भाई कहाँ से लॉजिक लगाया, क्या किया, कुछ नहीं। तो वो सब मैन्युपुलेटेड है ये पूरा डेटा, और इसको इकोनॉमी को बस एक शोकेसिंग किया जा रहा है। हाँ है, हाँ। चलो एक काम करो, ये फॉर्मुलेस लिखो अभी। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड टी आर। सुनो अच्छे से अभी। एम आर इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई, ई माइनस वन अपॉन ई। व्हाट इज ई? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है। अभी देखो इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया, बट यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये फॉर्मूले में आपको क्या दिया जाएगा, या तो आपको ए आर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ई दिया जाएगा, ई की वैल्यू, और आपको बस एम आर निकालना है, या तो आपको एम आर दिया जाएगा और ए आर निकालना है। बस ये दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको उतना याद रखना है। एंड अगर 2 मिनट के लिए सोचो कि ई की वैल्यू 1 रख दिया जाए तो क्या होगा? 0 आ जाएगा एम आर। क्यों 0 आएगा? यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इंटू ए आर हो रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव आएगा, और ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो एम आर नेगेटिव आएगा। मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है वो। ओके। टी आर जो है टोटल रेवेन्यू, उसके लिए एक आपको डायग्राम पता है क्या? टोटल रेवेन्यू का डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनता है। ये आपका टी आर का डायग्राम है, मालूम है आपको? ये ऐसा कुछ, इतने नीचे भी नहीं आता एक्चुअली, वो ऐसा होता है। ठीक है, टी आर। और एक डबल डेकर डायग्राम बोलता हूँ मैं इसको हर बार। तो ये जो है, ये आपका ए आर इज इक्वल टू डी है, और ये आपका एम आर है। याद आया? ऐसा डायग्राम देखा आपने? तो आपको पता है कि डिमांड जहाँ पे दोनों एक्सेस को टच करे तो उसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। तो कैन वी से इधर भी इलास्टिसिटी 1 है और इधर भी इलास्टिसिटी 1 है। इसके ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इधर भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी। इधर लेस देन 1 रहता है तो इधर भी इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी। एवरीवन? और इसी डायग्राम के बेसिस पर वो फॉर्मूला आया जो अपन ने अभी लिखा है एम आर का। जस्ट टू प्रूव यू, जब ई इज इक्वल टू 1 है तो एम आर इज इक्वल टू 0 है। बराबर है कि नहीं? yes. तो ये सब आपने लॉजिकली समझ लिया। ओके। ये डायग्राम के, ये फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ आ जाए तो अच्छे से सॉल्व करना। ओके। I was searching for important terms to remember actually. Why do we discriminate the price? We discriminate the price to earn maximum profit. We discriminate the price to dispose of surplus stock. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ज्यादा दाम में बेच दिया, अब बचा हुआ है तो मैं सस्ते में निपटा दिया किसी और मार्केट में, जैसे कि चाइना इंडिया में निपटाता है। डंपिंग, करेक्ट, उसको बोलते हैं डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस स्टॉक। तीसरी बात, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं जब ज्यादा स्टॉक बनाता हूँ मुझे डर रहता है कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, बट मैं फिर भी ज्यादा स्टॉक बनाता हूँ क्योंकि मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना है, और मुझे मालूम है कि जो नहीं बिका वो मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से बेच दूंगा। सो व्हाई आई एम डूइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? बिकॉज मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना था, मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किया। समझा? जैसे चाइना है, ज्यादा प्रोड्यूस क्यों करता है? उनको मालूम है देश में जितना बिका उतना ही प्रोड्यूस करना चाहिए, बट फिर भी ज्यादा क्यों करता है? क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, दैट दे वांट टू अचीव, और उनको भरोसा है कि वो बाकी भी डम कर देंगे, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से निकाल देंगे।
देन फोर्थ रीजन इज टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट, जैसे वो कर रहे हैं अभी, उनके लिए इंडिया का मार्केट कौन सा मार्केट है? फॉरेन मार्केट है, तो वो कैप्चर हो रहा है ना। आज भी हम लोग बोलते हैं चाइना मेड है क्या, थोड़ा सस्ता रहेगा, राइट। एंड लास्टली टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, वो क्या करते हैं, एक जगह ज्यादा प्राइस एक जगह कम प्राइस, जितना उनको एवरेजली प्राइस चाहिए उतना वो अचीव कर लेते, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिंग इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। अंडरस्टूड? तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आपको पता है 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लिखो मेरे साथ। ये किसने किसने दिया था ये 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल, हर जगह नहीं रहता रे। ए सी पिग्यू, ए सी पिगौ, लिखो। ए सी पिगौ, इन्होंने बोला है फर्स्ट डिग्री टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। यू रिमेंबर कंज्यूमर सरप्लस क्या था? करेक्ट, रेडी टू प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस था वो। तो टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये है, ये कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम है। इस डायग्राम में ये आपका एमयू कर्व था, ये आपका प्राइस और क्वांटिटी था, करेक्ट एवरीवन? ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था, राइट। सपोज यू आर रेडी टू पे 70, द प्राइस इज 50। ऊपर का पार्ट कंज्यूमर सरप्लस है। अगर मैं मोनोपोली होल्डर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरा कंज्यूमर सरप्लस ले जा रहा हूं आपका। मतलब मुझे मालूम है मेरा कस्टमर 70 देने को तैयार है, तो मैं प्राइस 70 चार्ज करेगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझा? तो उसको इसलिए लिखा गया है कि टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। समझा? सेकंड, सेकंड डिग्री टेकिंग अवे अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कैन यू जस्ट टेल मी एग्जांपल? अभी जो था उसमें पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ले जाना मतलब 60 65 कर दिया, अभी भी 510 का कंज्यूमर सरप्लस बचा हुआ है, उसको बोलते हैं टेकिंग अवे अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, मतलब सेकंड डिग्री। ठीक है, taking away a part of consumer surplus. Last, third degree has nothing to do with consumer surplus. It simply says charging different prices to different customers based on different attributes like income क्या है, location क्या है, जरूरत कितनी अर्जेंट है, इन सब चीजों के बेसिस पर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। अंडरस्टूड? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी शॉप पे जाके कुछ खरीद रहा हूँ, तो मुझे, लेट्स से मैं एप्पल खरीद रहा हूँ, तो मुझे एप्पल कितने में दे रहा है वो? 150 रुपीज में, राइट। वही अगर विनोद सर जाके खरीदेंगे तो विनोद सर को बोलेगा 200 रुपया। बड़ा आदमी आया है, सिंपल है ना। अमित सर को तो पूछना नहीं, अमित सर को वो बोलेगा 300, अमित सर बोलेंगे 500, कीप द चेंज, है ना। तो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, उसको बोलते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर का सेगमेंट क्या है। अंडरस्टूड? तो ये समझ गया अच्छे से। टाइप्स ऑफ मोनोपोली हमने कवर कर लिया था। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये मैं ढूंढ रहा था, बहुत सिंपल है, आपको पता ही होंगे। डिओपोली क्या होता है? दो सेलर्स, लिख दो डिओपोली। एक सबसेट ऑफ ओलिगोपोली बोलते हैं इसको। सबसेट मतलब पार्ट। व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली में फ्यू है, तो दो भी तो फ्यू है ना, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। वही बोला गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। फ्यू मतलब फ्यू सेलर्स, दो भी फ्यू सेलर्स होते हैं, इसलिए डिओपोली। लिख लो, लिखने से ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो डिओपोली में देर आर टू फर्म्स इन द मार्केट, देर आर टू फर्म्स इन द मार्केट, डिओपोली। लिखा? सब कुछ रिवीजन नोट्स में लिखने का, सब कुछ रिवीजन नोट्स में लिखने का भाई। रिवीजन नोट्स लिखा? पीछे, पीछे के नोट्स में लिखो, नीचे वाले, हाँ उधर लिखो। देन मोनोसोनी किसको बोलते हैं? मोनो मतलब सिंगल, पी सोनी मतलब बायर, तो सिंगल बायर। ये सिंगल बायर का मार्केट पता है आपको कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं एकदम प्रेस्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोलो रेलवे का बोगी कौन बाय करता है? इंडियन रेलवे, तो सिंगल बायर हो गया ना। रेलवे के ट्रैक्स कौन बाय करता है? रेलवे के व्हील्स कौन बाय करता है?
रेलवेज ही बाय कर रहा है, तो ये क्या बन गया, सिंगल बायर। समझे कि नहीं? मोनोप्सोनी, मोनो मतलब सिंगल, पी सोनी मतलब बायर। तो ये होता है मार्केट वेयर देर इज अ सिंगल बायर। मार्केट वेयर देर इज अ सिंगल बायर। ओलिगोप्सोनी क्या रहेगा फिर? फ्यू बायर्स, फ्यू बायर्स। मार्केट वेयर देर आर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स। अब ये कौन रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, रेलवे की बोगी बनाने वाले हम 3 लोग हैं, तो हमको जो चीजें लगेगी वो तो हम ही बाय करेंगे ना। समझे क्या? जैसे बर्थ बाय करेंगे हम लोग रेलवे के, बर्थ रहते हैं ना, बर्थ जिसपे अपन लेटते सोते वगैरह, वो, राइट। तो वो बर्थ बाय करने वाले लोग कौन है? जो रेलवे के बोगीज बना रहे। रेलवे के बोगीज बनाने वाले कितने लोग रहेंगे? सपोज 3 या 4 लोग हैं, तो कैन वी से कि वो बर्थ बाय करने वाले लोग भी 3 या 4 ही है, तो वो बन गया ओलिगोप सोनी। समझे? फ्यू बायर्स। नेक्स्ट इज बायलैटरल मोनोपोली। वन बायर वन सेलर इज कॉल्ड एज बायलैटरल मोनोपोली, दोनों तरफा मोनोपोली, बट एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था वन, मतलब बायलैटरल मोनोपोली मतलब टू वे मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली फेसिंग मोनोप्सोनी है वो। समझे कि नहीं? टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड बी मोनोपोली फेसिंग मोनोप्सोनी, बट यहाँ पे बोला गया है कि इट्स अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल बायर सिंगल सेलर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली विथ मोनोप्सोनी। ओके, इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली मतलब दो तरफा मोनोपोली, बट मेरे मुताबिक वो दो तरफा मोनोपोली नहीं होना चाहिए था, मोनोपोली फेसिंग मोनोप्सोनी होना चाहिए था। करेक्ट, लिखा है ना मैंने, लास्ट में वही लिखा है। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहेगा यहाँ पे। जहाँ पे बायर सेलर मैच हो गया अपना, वहां पे डिसाइड हो गया प्राइस। तो एक सिंगल बायर है, मैं एक सिंगल सेलर है, अपना मैच डिसाइड हो गया प्राइस का, खत्म। दैट विल बी द प्राइस। डिमांड सप्लाई करो। डन? समझ गए अच्छे से? तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अपना ये जो मार्केट चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ है। अब आपको जो फास्ट ट्रैक नोट्स है, ये ऐसा समझ लो पूरे एंड तक ही पढ़ने हैं। कहाँ तक पढ़ने हैं आपको? 303 तक पढ़ना है, करेक्ट। 274 से 303 तक पढ़ लो, और उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन करना स्टार्ट करो मार्केट का, मार्केट का, ठीक है। एक बात बोलो, एक वर्ड सुनोगे आप इस सिलेबस में या फिर लास्ट पॉइंट में आपको दिखेगा, क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड इन डैश मार्केट। क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड इन डैश मार्केट। इसका आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी? सपोज ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहां पर 1000 यूनिट्स पर डे बन सकते हैं, मगर अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हूं तो मैं इसमें बनाऊंगा 400 बहुत हो गया, 500 ये बहुत हो गया, 600। मेरे पास अभी भी एक्सेस कैपेसिटी बहुत सारी पड़ी रहेगी। इसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसलिए दिखता है बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर सेलर अलग प्रोडक्ट बना रहा है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट को पसंद आएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसके पास एक्सेस कैपेसिटी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी गुड्स, एफएमसीजी गुड्स में एक्सेस कैपेसिटी दिखेगी आपको, क्योंकि आपका साबुन सबको पसंद आएगा, भरोसा नहीं, आपका टूथपेस्ट सबको पसंद आएगा, भरोसा नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई रहता है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन उससे कम होता है, तो क्रॉनिक एक्सेस कैपेसिटी आपके पास बचता है। आप खुद को एक सिंगल बाय सेलर मत सोच के मत बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको सभी सेलर्स को एक साथ कंसिडर करके सोचना होता है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो क्यों बचेगा कैपेसिटी? इनफैक्ट बायर्स बहुत है, सेलर्स कम है, मैक्स आउट कर रहे हो तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे वो लोग। समझे? शैल वी स्टॉप? समझा अच्छे से? तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं हमारा माइक्रो एंड होता है। कल से हम इसके एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। एमसीक्यूज कितने हैं वो भी सॉल्व करने हैं आपको। कितने हैं? 25 है, तो कल 25 एमसीक्यूज हार्डली 10-15 मिनट में खत्म होगा। उसके बाद हम बिजनेस साइकिल मतलब मैक्रो साइड जाएंगे, ठीक है।
और मैक्रो के लिए चार्ट बुक आपको कल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वही है, इनको भी वही मिलेगा। बाय एवरीवन।